हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग हमारा सेकेंड लेक्चर शुरू करेंगे। आज हम लोग हमारा लेक्चर नंबर 2 को शुरू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने पहला चैप्टर अपना बायोलॉजी का साइंस बायोलॉजी से शुरू किया था, जिसका नाम था सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इस चैप्टर के अंदर में हमने कल के अंदर में देखा था सबसे पहले कि सेल होता क्या है। सबसे पहले हम लोगों ने किस चीज के बारे में देखा था कि सेल होता क्या है, तो वहां पे हम लोगों ने देखा कि सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है, क्योंकि बहुत माइन्यूट से लेकर के बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन करा के ये देता है। फिर हम लोगों ने देखा कि ये स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहलाता है। तो वो क्यों है? क्योंकि वो हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। हम कैसे, हमारा कौन सा ऑर्गन किस शेप का है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है कि वो सेल, उस वो जिस सेल का बना हुआ है उस सेल का शेप क्या है, उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे कंक्लूजन निकाला कि सेल को बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर एक और बात आई थी कि सेल क्या था, ये स्मॉलेस्ट है ना, बॉडी का सबसे छोटा हिस्सा है, स्मॉलेस्ट पार्ट है ना, बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए कैपेबल है। ठीक है, हालांकि इससे छोटा अगर देखने जाएंगे तो और भी मिल जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर में रहता है, उससे भी ज्यादा छोटा साइज का होगा, है ना। लेकिन ये ऐसा स्मॉलेस्ट पार्ट है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी शो कर सकता है। ठीक है, अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे अमीबा एक यूनिसेलुलर है, एक सेल का है ना। वो एक सेल जो है वो जिंदा है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो सेल को इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, सेल जो है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर सकता है। ठीक, फिर इसी में हम लोग आगे बढ़े थे तो हम लोगों ने देखा कि डिस्कवरी ऑफ सेल किसने किया था, तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक का नाम आया। फिर उसके बाद बढ़ा तो देखा कि लिविंग सेल का किसने किया, तो वहां पे आया एंटन वॉन लीवेनहुक। फिर हमने देखा कि न्यूक्लियस को किसने किया, तो वो आए रॉबर्ट ब्राउन। फिर इसी में हम लोगों ने देखा था कि सेल थ्योरी करके एक टॉपिक था हमारे पास, ठीक है, जिसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था मैथियस स्क्लेडन और थियोडर श्वान। ठीक है, कौन कौन साइंटिस्ट थे? मैथियस स्क्लेडन और थियोडर श्वान, इन लोगों ने सेल थ्योरी दिया था। फिर इनकी सेल थ्योरी के अंदर में एक ड्रॉबैक था। वो ड्रॉबैक क्या था कि ये नए सेल कैसे बनते हैं उनको इन लोगों ने डिस्कवर नहीं किया था। फिर यहाँ पर एक और साइंटिस्ट निकल करके आते हैं, है ना, जिनका नाम है रुडोल्फ विर्को। इन्होंने सेल थ्योरी के अंदर के जो ड्रॉबैक था उसको पूरा कर दिया। ठीक है, इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि हाउ न्यू सेल्स अराइजेस। इनका क्या कहना था? ओमनी सेल्यूला इज सेल्यूलर, है ना। क्या मतलब हो गया कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो सेल पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके अंदर में सेल डिवीजन होता है और वहां से नए डॉटर सेल्स बन करके आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से नए सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ये इन्होंने बताया। इसके बाद फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़े तो हम लोगों ने सेल्स का क्लासिफिकेशन किया। हम लोगों ने सेल का क्लासिफिकेशन 3 बेसिस पे किया। पहला ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ साइज और तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ शेप। साइज के ऑन द बेसिस ऑफ नंबर पे क्या था? यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, एक सेल वाले, एक से ज्यादा सेल वाले। एक सेल वाला जैसे कि अमीबा, एक से ज्यादा सेल वाले जैसे कि हम लोग, या कोई भी प्लांट आप ले ले, ठीक है, कोई जिम्नोस्पर्म ले ले, ठीक है, या फिर कोई अदर ऑर्गेनिज्म ले ले जैसे कि कैट हो गया, कोई मैमल हो गया, कोई एव हो गया, ऐसे कोई भी चीज आप ले सकते हैं एग्जांपल के तौर पे। फिर ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के ऊपर में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया। तो इसमें एक हमने देखा जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन है? पीपीएलओ, जिसको कॉमन नेम में आप माइकोप्लाज्मा के नाम से भी कई बार लिखा हुआ देखेंगे, माइकोप्लाज्मा। कॉमन नेम नहीं, मतलब इसको माइकोप्लाज्मा की कैटेगरी में आप रख सकते हैं। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन है? पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिक लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसका साइज लगभग 0.1 माइक्रोमीटर होता है, ये सबसे ज्यादा छोटा है। फिर हम लोगों ने और कुछ ऑर्गेनिजम्स देखे और कुछ सेल्स देखे जिनका साइज, जैसे कि प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरियाज होते हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जो है, उनके साइज का लगभग कितना होता है? 0.3 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर। यूकैरियोटिक वालों का अराउंड 0.7 से 0.15 और 0.12 जो होता है उनका एवरेज साइज में आ जाता है। और लार्जेस्ट सेल जो है वो किसका है? ऑस्ट्रिच एग है, जिसका लगभग होता है 170 mm इंटू 130 mm। ठीक है, फिर यहां से फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों ने फिर क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो शेप का जो क्लासिफिकेशन था वो किस बेसिस पे हुआ था? वो किस शेप का है, कौन कौन सा शेप हम लोगों ने देखा? कॉलमनार हो गया, स्फेरिकल हो गया, ओवल हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, स्पाइरल हो गया, विब्रियो हो गया, कॉमा हो गया। ऐसे हमने बहुत तरह के सेल के शेप देखा था। फिर हम लोगों ने बात किया था कि
कि ये जो सेल का जो शेप है और जो साइज है वो अलग अलग क्यों होता है। ठीक है, हम लोगों ने इतने तरीके के देख लिए, मल्टीपल साइज के सेल देख लिए, मल्टीपल शेप्स के सेल देख लिए, ठीक है, लेकिन अब ये बात हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इनका अलग अलग होने का कारण क्या है। ठीक है, तो इनके अलग अलग होने का कारण ये है कि ये जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म, ठीक है, ये जिस तरीके का फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि इनका शेप कैसा होगा, इनका साइज क्या होगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये कल कुछ और शेप्स रह गए थे, स्पाइंडल शेप, बिन शेप, इरेगुलर, है ना। इरेगुलर शेप क्या है? इरेगुलर का मतलब हो गया कि कोई फिक्स्ड शेप नहीं होगा। ठीक है, कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होगा, जैसे कि अमीबा, है ना। तो अमीबा का क्या है, अमीबा में कभी आप ऐसे अमीबा को बना लिए, कभी आपने ऐसे ऐसे करके अमीबा को बना लिया, या फिर कभी आपका मन किया तो आपने अमीबा को इस तरीके से बना लिया। तो अमीबा का कोई शेप फिक्स्ड नहीं होता है, वो अपने बॉडी स्ट्रक्चर को चेंज कर लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आज के टॉपिक की तरफ हम लोग एंटर करते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा सेल के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि एक सेल होता कैसा है, दिखता कैसा है, और जब हम लोग इस चीज को समझ लेंगे तो उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे कि सेल के अंदर में कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और सेल को बनाते हैं। तो ये हमारे पास एक सेल है। ठीक है, अब इस सेल के अंदर में तो देखेंगे, ठीक है, ये हमारे पास एक सेल है। सेल के अंदर में ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, या फिर इसी को आप लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन करके भी जानेंगे। ठीक है, इसके बाहर की तरफ ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसके बाहर की तरफ ये वाला जो स्ट्रक्चर हम देखेंगे, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेल वॉल। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। ठीक है, तो ये दोनों बातें हो गई। अब इसके बाद इसके इंटरनल स्ट्रक्चर चलते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रली प्लेस्ड एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। ये क्या हो गया, ये है न्यूक्लियस, वही न्यूक्लियस जिसको रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर में यहाँ पर, न्यूक्लियस के अंदर में यहाँ पर बहुत सारे चीजें मौजूद होती हैं। ठीक है, जिसको हम लोग कहेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे ऑर्गेनल्स। ठीक है, ये बहुत सारी जो चीजें आप लोगों को दिखाई दे रही हैं, ये चीजें क्या हैं, इनको हम कहेंगे ऑर्गेनल्स। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स होगा। अब हम लोग अलग अलग तरह के सेल ऑर्गेनल्स के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर ये वाले जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर फ्लूइड होगा, यहाँ पर क्या होगा, जेली लाइक फ्लूइड होगा। जेली लाइक फ्लूइड होगा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा साइटोप्लाज्म। ठीक है, इतनी सारी चीजें एक सेल के अंदर में होता है। कौन कौन हो गया, सबसे पहले हमारे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। अगर प्लांट सेल है तो वहां पे सेल वॉल भी मौजूद होगा। उसके बाद अंडर में ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, फ्लूइड मौजूद होता है, उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहेंगे। उसके अलावा उस साइटोप्लाज्म के अंदर में कुछ चीजें मौजूद होती है जिनको सेल ऑर्गेनल कहा जाता है, और सेंट्रली प्लेस्ड एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। ये सारी बातें हैं। ठीक है, अब जरा सा जान लेते हैं कि सेल ऑर्गेनल्स में कौन कौन सी चीजें हमारे काम की है। तो सेल ऑर्गेनल के अंदर में हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल ऑर्गेनल के अंदर में हमारे पास मौजूद होगा गोल्जी बॉडी।
और हमारे पास मौजूद होगा माइटोकॉन्ड्रिया, और हमारे पास मौजूद होगा लाइसोसोम, और हमारे पास मौजूद होगा राइबोसोम। तो ये सारी कुछ मेन चीजें हैं जो कि हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। अगर इसके अंदर में और अगर कॉम्प्लेक्सिटी में जाना चाहेंगे तो अगर प्लांट सेल्स भी उसको भी लेकर के चले तो यहाँ पर आ जाएगा प्लास्टिड। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो हम लोग सेल ऑर्गेनल के अंदर में देखेंगे। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जिस टॉपिक को टच करने वाले हैं सबसे पहले, उस टॉपिक का नाम है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जिस टॉपिक को टच करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है, क्या बनाया था, ये बनाया था। ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है ये क्या है, इसी को हम लोग सेल मेम्ब्रेन कह रहे थे। ये जो बाहर वाला हमारा स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या कह रहे थे, सेल मेम्ब्रेन कह रहे थे। अब ये सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर जो मौजूद है ये करता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन सबसे पहले क्या करता है, तो ये प्रोटेक्टिव लेयर है। ठीक है, ये कैसा लेयर है, ये प्रोटेक्टिव लेयर है। ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर कैसे, तो ये किसी भी चीजों को आसानी से अंदर आने नहीं देता है। ठीक है, ये एक तरीके से लेयर है जो चीजों के अंदर आने को और अंदर से बाहर चीजों को जाने पर क्या करता है, परमिट लगा के रखता है ना। जैसे कि मान लेते हैं कि ये है ना वो है क्या कह सकते हैं उसको, कि ये नाकाबंदी लगा हुआ है। ठीक है, कोई भी बुरा चीज ऐसे बच करके नहीं जा सकता है इसके अंदर से। ठीक है, कुछ कुछ वैसा ही समझ लेते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल की तरफ मान लेते हैं कि कोई ऐसा चीज यहाँ पर आया है, ठीक है, कोई सब्सटेंस यहाँ पर आया है जो कि हमारे सेल के अंदर के लिए यूजफुल नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, यूजफुल नहीं है। तो अब क्या करेगा, ये जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, इसको अंदर जाने नहीं देगा। ठीक है, यानी कि अंदर के मटेरियल को बाहर के हार्मफुल सब्सटेंसेस से बचा करके रखेगा। इसीलिए हम इसको कहते हैं सबसे पहले कि एक प्रोटेक्टिव लेयर है, चीजों को इंटरनली चीजों को प्रोटेक्ट करके रखने का काम करता है। पहला बात। दूसरा बात क्या है कि ये जो होता है ये शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है, इट गिव्स शेप टू सेल। ठीक है, अब ये शेप प्रोवाइड करता है कैसे, तो चलो एग्जांपल के तौर पे मानते हैं कि हमारे पास एक बैलून है। ठीक है, अगर एक नॉर्मल बैलून आपको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, ऐसे एक नॉर्मल बैलून अगर हम रखें तो उसका कोई शेप होगा, सोच के देखो। एक नॉर्मल अगर बैलून है तो उस नॉर्मल बैलून का कोई शेप होगा, नहीं होगा, है ना। उसका स्ट्रक्चर कोई मेंटेन्ड स्ट्रक्चर नहीं होगा। लेकिन अगर हम उसके अंदर में पानी भर देते हैं तो उस पानी के भरने कैसे उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वो एक शेप ले लेगा, सर्कुलर स्ट्रक्चर ले लेगा, या फिर जैसा भी शेप का आपका बैलून होगा वो उस स्ट्रक्चर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, उसके अंदर में कोई फ्लूइड के भरने के कारण वो जो हमारा बैलून था उसने एक शेप को एक्वायर्ड कर लिया। ठीक है, ठीक उसी तरीके से हमारा जो सेल है, इस सेल के अंदर में जो हमारा साइटोप्लाज्म पूरी तरीके से भरा हुआ होता है, इस साइटोप्लाज्म के मौजूद होने के कारण हमारा जो सेल है इसको एक शेप मिलता है। ठीक है, तो ओहो, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आगे पीछे टॉपिक किया। यहां पर देखते हैं अगला। अब क्या करता है, सेल के अंदर चीजों का आना और जाना को कंट्रोल करता है। ठीक है, और क्या करता है, यहां पर ये जो कोई चीज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर हमारा सेल है। ठीक है, तो सेल के अंदर में क्या होना है, सेल के अंदर में
रिस्पायरेशन होता है ना। हम लोग इससे पहले जान चुके हैं कि एक रिस्पायरेशन नाम का एक प्रोसेस होता है ना। हम लोग जानते हैं कि रिस्पायरेशन नाम का एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर सेल जो है वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन के मदद से ग्लूकोज को बर्न आउट करेगा जिससे एनर्जी बनाएगा, ठीक है, यही होता है। तो यहाँ पर ग्लूकोज को बर्न आउट करने के लिए किस चीज का जरूरत है, यहाँ पर ग्लूकोज को बर्न आउट करने के लिए किस चीज का जरूरत है, ऑक्सीजन का जरूरत है। तो जाहिर सी बात है सेल जो है इस ऑक्सीजन को अंदर जाने देगा, अंदर जाने देगा तभी क्या हो पाएगा, तभी रिस्पायरेशन का प्रोसेस कंटिन्यू होगा और एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और उसके बाद जब यहाँ पर रिस्पायरेशन का प्रोसेस होगा तो रिस्पायरेशन के प्रोसेस में क्या होगा, ग्लूकोज बर्न आउट करेगा। तो अब क्या जरूरी है कि वहां पर अगर बर्निंग हो रहा है, कुछ जल रहा है, ग्लूकोज जल रहा है, वहां पर क्या प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेल के लिए अच्छा नहीं है ना, कोई भी तरीके का उसका कोई यूज नहीं है, वेस्ट प्रोडक्ट है। तो वेस्ट प्रोडक्ट को हम क्या चाहेंगे कि वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ से बाहर निकल जाए, ठीक है। तो सेल से क्या होगा, सेल के थ्रू, ठीक है, सेल में क्या होगा, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम इनसाइड ऑफ सेल टू आउटसाइड एंड वाइस वर्सा, ठीक है। यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन चीजों को अंदर आने देगा, ठीक है, बाहर से चीजों को अंदर आने देगा और अंदर से चीजों को बाहर में जाने देगा, ठीक है। तो ऐसे ये जो होगा ये चीजों को अंदर और बाहर आने देगा, ठीक है, यानी कि मूवमेंट को अलाउ करेगा। लेकिन क्या ये हर तरह की चीजों को अंदर बाहर करने देगा, नहीं, ठीक है। जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं जिनका बॉडी के अंदर में कोई इस्तेमाल नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे मानते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा चीज आया, ठीक है, कोई एक मटेरियल आया है जिसका कोई भी यूज नहीं है, तो क्या सेल मेम्ब्रेन इसको अंदर जाने देगा, नहीं जाने देगा। तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है इसका चौथा फंक्शन ये हो गया, ये सिलेक्टिव चीजों को अंदर जाने देता है, ठीक है। सिलेक्टिव मटेरियल will be allowed to pass through सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या किया, सिलेक्टिव चीजों को सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा, अंदर जाने देगा। ठीक उसी तरीके से सेम तरीके से सिलेक्टिव चीजों को ही बाहर जाने देगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का नेसेसरी नहीं था तो उसको बाहर जाने देगा, उसको वहां सेल के अंदर से क्या करेगा, रिमूव करेगा। फिर जैसे कि कोई चीज का जरूरत नहीं है, कोई चीज का जरूरत है, जैसे फॉर एग्जांपल के साइटोप्लाज्म के फ्लूइड का, तो साइटोप्लाज्म के फ्लूइड को वो बाहर एस्केप करने नहीं देगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग देखा था इट गिव्स अ शेप टू द सेल, कैसे, तो यहाँ पे ये क्या करता है, ये साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड को एक जगह पे जमा करके रखता है, जिससे क्या हो रहा है, सेल को एक शेप मिल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ चीजों को अंदर आने देगा, कुछ चीजों को नहीं आने देगा, कुछ चीजों को बाहर जाने देगा, कुछ चीजों को बाहर नहीं जाने देगा, यानी कि सिलेक्टिव चीजों के लिए वर्क करेगा, ठीक है। इसीलिए ये इसको यहाँ पर हम लोग सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाता है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाता है। क्लियर, समझ में आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर एक और कुछ चीजें मेरे काम की, ठीक है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। सबसे पहले क्या हो गया, प्रोटेक्टिव लेयर है, इट गिव्स शेप टू सेल, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेल के अंदर में मूवमेंट को अलाउ करता है, और क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी कि जो चीजों का जरूरत पड़ेगा उन चीजों को अंदर आने देगा, जिन चीजों का जरूरत नहीं है उन चीजों को अंदर आने नहीं देगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि ये बना हुआ किसका होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन निकल के आता है, व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया
कि सेल जो होता है ये दो चीजों का मेनली बना हुआ होता है। सेल जो होता है ये मेनली सेल जो है ये मेनली दो चीजों का बना हुआ है। सबसे पहला प्रोटीन और दूसरा लिपिड। ठीक है, सेल इज मेनली मेड अप ऑफ टू सब्सटेंसेस, वन इज प्रोटीन एंड अनदर वन इज लिपिड। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये बहुत जरूरी बात है, इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, सेल किस चीज का बना हुआ है? तो सेल बना हुआ है प्रोटीन और लिपिड का। इसके अलावा और भी चीजें होती हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल हो गया, सेल की मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में वो भी हेल्प करता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल भी हेल्प करता है, लेकिन उतना ज्यादा अभी के लिए जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी के लिए मेनली दो चीज को हम लोग याद रखेंगे कि सेल दो चीज का बना हुआ है, द फर्स्ट वन इज प्रोटीन एंड द अनदर वन इज लिपिड। ये दो चीजों से मेनली सेल बना हुआ होता है। क्लियर है, समझ रहे हैं हम लोग? एक बार देख ले कि क्या क्या चीजें हम लोग देखा था। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन होता क्या है, तो ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है। ठीक है, क्या करता है और क्या करता है, तो सेल को शेप देता है। ठीक है, शेप कैसे दे रहा है, तो साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड को एक जगह पे रखे हुए है। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, वो सेल के शेप को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। अगर मान लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन ना होता तो क्या होता, उसको भी अभी देखेंगे पहले। और क्या कर रहा है, तो सेल के अंदर और बाहर चीजों को आने और जाने दे रहा है। ठीक है, और कैसी चीजों को आने जाने दे रहा है, तो सिलेक्टिव चीजों को अंदर आने और जाने दे रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। अब जैसे कि अभी हम पूछा था क्या चीज कि सेल मेम्ब्रेन नहीं होता तो क्या होता, इसको देख लेते हैं, है ना, एक क्वेश्चन की तरह इसको हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, क्या होगा अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा, या फिर अगर सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रक्चर कर जाएगा। तो ऐसे केसेस में देखिए, जैसे कि हमारे पास ये सेल था। ठीक है, अगर इस सेल के अंदर में क्या हुआ, सेल के अंदर में क्या हुआ, सेल के अंदर में मान लेते हैं यहां पर से हमारा सेल मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेक कर गया। ठीक है, तो क्या होगा, यहां पर अंदर के साइड में हमारा फ्लूइड था, यहां पर अंदर के साइड में क्या था, हमारा फ्लूइड था, ये सारा फ्लूइड बाहर की तरफ फ्लो कर जाएगा। अब जरा इसको समझने की कोशिश करना, जैसे कि हम हैं। ठीक है, तो अब क्या है, ये मेरा हाथ है ना, मेरे पैर है, मेरा सर है, मेरा बॉडी, बीच का बॉडी पार्ट है। ठीक है, मेन बॉडी जो ये स्ट्रक्चर है मेरा, अगर ये हाथ अलग होकर उधर चल जाए, ये हाथ अलग होकर उधर चल जाए, दोनों पैर बॉडी से अलग होकर के अलग हो जाए, है ना, बॉडी ये जो हेड है ये अलग हो जाए, और ये जो स्ट्रक्चर है ये अलग हो जाए, यानी कि बॉडी का जो स्ट्रक्चर आप मेरा देख रहे हो ओवरऑल, ये पूरा स्ट्रक्चर एक दूसरे से क्या हो जाए, अलग हो जाए। तो अब इस केस में क्या होगा, क्या हम कोई काम के बचेंगे? हाँ, अगर मेरा हर एक बॉडी का पार्ट हम एक दूसरे से अलग कर दे, ठीक है, हाँ, दोनों हाथ अलग, ठीक है, दोनों पैर अलग, सर अलग, ठीक है, बॉडी का सेंट्रल हिस्सा अलग, तो इस केस के अंदर में मेरा कोई एग्जिस्टेंस रहेगा? ठीक है, कोई हम किसी काम के लिए रहेंगे? ठीक है, हम कोई काम को कर पाएंगे? नहीं। ठीक है, मतलब कि अगर कोई फंक्शन को पूरा करना है तो मेरा बॉडी असेंबल्ड होना चाहिए, है ना। तो अब वो सेम तरीका यहाँ पर है कि जो सेल है हमारा, ये बहुत सारे मल्टीपल फंक्शन को करता है। क्या करता है? मल्टीपल क्या करता है, मल्टीपल फंक्शन को करता है। ठीक है, अब ये मल्टीपल को फंक्शन को करने के लिए क्या जरूरी है कि उसके अंदर की चीजें जो है वो एक दूसरे के साथ थोड़ी सी मिलकर के काम करे, है ना। तभी होगा ना। सेल क्या कर रहा है, सेल फॉर एग्जांपल के तौर पर सेल माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोसेस को करेगा। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोसेस करना है तो माइटोकॉन्ड्रिया वर्क करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया वर्क करेगा तो उसके साथ साथ राइबोसोम भी वर्क करेंगे। ठीक है, ऐसी ही तरह से काम चलेगा ना। तो यहाँ पर अगर ये सेल ब्रेक कर जाता है तो चीजें सारी फ्लो कर देंगे, तो ये सेल किसी काम का बचेगा नहीं। ठीक है, ये मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जरूरी है कि सेल मेम्ब्रेन हो, और सेल मेम्ब्रेन सारी चीजों को एक जगह पे एग्रीगेट करके रखे ताकि सेल अपना प्रॉपर फंक्शनिंग को पूरा कर सके। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा सेल मेम्ब्रेन हो जाता है खत्म। ठीक है, हम लोगों ने देखा सेल मेम्ब्रेन किस चीज का बना हुआ है,
सेल मेम्ब्रेन क्या क्या करके देता है, ठीक है, उसके सारे फंक्शंस को देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि अगर सेल मेम्ब्रेन कहीं से ब्रेक हो जाए या सेल मेम्ब्रेन नहीं मौजूद होगा तो क्या असर पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं सेल वॉल को, ठीक है। अब सेल वॉल के अंदर में क्या क्या आ जाएगा उसको जरा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो सेल वॉल के अंदर में क्या देखने के लिए मिलेगा, सबसे पहले कि सेल वॉल जो होता है ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, या फिर आप कह लीजिए एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, एनिमल सेल में नहीं होता है। एब्सेंट इन एनिमल सेल, ये हमारा पहला बात हो गया। दूसरा बात क्या हो गया, ये एक एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर है। दूसरा बात क्या हो गया कि ये एक एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर है। जैसे कि नॉर्मली हमारे सेल के अंदर में सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो प्रोटेक्टिव लेयर तो होता ही है, अभी हम लोग देखा था। लेकिन अब यहाँ पर और क्या है, तो यहाँ पर हमारा जो सेल वॉल है वो एक एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो कि प्लांट्स के अंदर में मौजूद होता है। अब जैसे कि हम लोग नॉर्मल नॉर्मल बात करें तो जब मान लेते हैं कि आप कहीं पे बाहर में हैं, ठीक है, और बहुत तेज आंधी आई, ठीक है, बहुत तेज आंधी आई और साथ में आंधी आई, या फिर मान लीजिए कि बहुत ज्यादा गर्मी होने लगा है ना, एकदम ज्यादा हीट 50 डिग्री 55 डिग्री टच कर रहा है, या फिर मान लो बहुत तेज एकदम बारिश होने लगा। तो ऐसे किसी भी कंडीशन के अंदर में आप क्या करेंगे, आप अपने घर के अंदर चल जाएंगे, शेल्टर ले लेंगे। कोई दूसरा जानवर भी है तो वो जानवर क्या करेगा, शेल्टर ले लेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कभी होता है देखा है कि प्लांट है, आज बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है तो प्लांट बोला कि अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, हम चले छांव में, है ना, कभी ऐसा हुआ है, नहीं हुआ है। या फिर मान लेते हैं कि कभी बहुत जोरदार बारिश हो रहा है, ठीक है, बाढ़ आने की नौबत आ गई है, तो क्या कभी ऐसा देखा है कि प्लांट बोला कि बाढ़ आने वाला, चलो भागते हैं यहाँ से, ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो इसीलिए नेचर ने क्या किया है, कुदरत ने क्या किया है, उसने प्लांट्स को एक एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड कर दिया है ताकि वो ऐसे हार्श कंडीशन के अंदर में अपने आप को सरवाइव कर सके, ठीक है। तो उसी प्रोटेक्टिव एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर को हम लोग सेल वॉल कह रहे हैं, ठीक है। अब ये सेल वॉल किस चीज का बना हुआ होता है, तो ये जो बना हुआ होता है वो मेनली कंपोज्ड ऑफ मेनली किस चीज का बना हुआ है, मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। ये मेनली किस चीज का बना हुआ है, सेल्यूलोज का बना हुआ है, ठीक है। अब ये हार्ड होता है, ठीक है, ये सेल वॉल होता कैसा है, तो ये काफी ज्यादा हार्ड होता है। इसके हार्ड होने का इतना ज्यादा रीजन, इसके इतने हार्ड होने का क्या रीजन है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन, इसके अंदर में लिग्निन प्रेजेंट होता है। और लिग्निन जो है ये एक सीमेंटिंग मटेरियल की तरह काम करता है, ठीक है। ये कैसे काम करता है, एक सीमेंटिंग मटेरियल की तरह काम करता है, इसीलिए जो हमारा सेल वॉल होता है वो इतना ज्यादा हार्ड होता है। क्लियर, समझ गए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आज हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अब आने वाले नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को देखेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, ठीक है। रिवीजन करते रहना, लास्ट क्लास जो पढ़ाया था उसका रोज का रोज रिवीजन करो ताकि चीजें याद रहे, है ना।